कि इस वक्त हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जनाब मनोज कुमार साहब, मिस्टर भारत खुद इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। मेरा भारतीय नमस्कार आप सबको, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सहारा परिवार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you very much for coming. You don't know what a big honor it is for me. I'm so delighted meeting you. मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही है और इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आप इस वक्त मेरे स्टूडियो में मेरे साथ हैं। काश मैं भी अपने दिल की हालत बोल सकता। कार से लेकर अभी तक जी, आपने न जाने कितनी फिल्में बनाई, और एक जो हमारा समाज है उसका शीशा आपने सामने रखा। अगर उपकार आज आप दोबारा बनाने को जाएं तो उसमें क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, मैं उपकार बनाने चला नहीं था, निकला नहीं था। मुझे लिखने का शौक स्कूल कॉलेज से था। मैंने शहीद भगत सिंह और उनके साथियों पे एक स्क्रिप्ट लिखा था, और मेरे दोस्त केवल पी केशव साहब उस फिल्म को बनाना चाहते थे। केवल कश्यप साहब? जी जी हाँ। वो फिल्म बनी शहीद जी, और जी हाँ। 1965 में वो रिलीज हुई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उसके प्रीमियर पे आए। उनके दिल को वो फिल्म बहुत छू गई, और उन्होंने सुबह हमें चाय पे बुलाया। तो मुझे मुस्कुरा के कहने लगे, देखो बेटे, मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, ना तो मैं जवान लगता हूँ ना किसान। मैंने कहा बाबूजी आप जो हैं हम जानते हैं। फिर मुझसे कहने लगे, बेटे इस नारे पे पिक्चर बन सकती है। उनका ये कहना था कि मेरे अंदर एक बिजली सी कौंध गई। मैंने अपने साथियों से कहा, भाई मुझे एक डायरी ले दो और 2-3 बॉल पेन ले दो। मैं ट्रेन से यात्रा करता हूँ, डीलक्स ट्रेन में बैठा, 24 घंटे में शास्त्री जी के उस कहने ने वो उपकार की कहानी लिखी गई। मैं बंबई में एक्टर बनने आया था, मैं डायरेक्टर बनने नहीं आया था। जो बना ये शास्त्री जी ने बनवाया। उनकी प्रेरणा, वो लीडर वो थे जो मट्टी से प्यार करते थे, देश वालों से प्यार करते थे। उन्होंने प्रेरणा दी, बन गई। आज उपकार की जो भावना थी, क्या आज भी उसी तरह है या नहीं? औरों की और जाने, मेरे अंदर नहीं मरी। और मैं समझता हूँ इस देश की हवा, इस देश की मिट्टी में ऐसी बात है कि ये किसी के अंदर भी मरने नहीं देगी। तो उपकार अगर आज बने तो ज्यादा अच्छी बनेगी, या किसी और ढंग की बनेगी, या उसमें कोई और ही मैसेज होगा? हालात बदलते हैं, बदलते हुए हालात में और बातें आएंगी। उपकार में केवल जय जवान जय किसान नहीं था, गांधी जी का संदेश भी था कि गांव लौट चलो। किसान जी गांव छोड़ के शहर आ रहे थे, उसमें ये संदेश भी था कि गांव वापस जाओ, अनाज तो वहीं से आएगा शहरों में। तो आज की परिस्थितियां और हैं, तो जय जवान जय किसान तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उनको भी बीच में लिया जाएगा। और मैं हर लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, तो चलता रहता है। सर, कल जब हम टेलीफोन पे बात कर रहे थे जी, ये बातचीत चल रही थी आप किस वक्त आएंगे यहाँ पे वगैरह, उस वक्त आपने चंद पंक्तियां हमें सुनाई थी रिपब्लिक डे को लेकर और हिंदुस्तान को लेकर। ये मत समझिएगा कि मैंने अपने ऊपर लिखी, वो एक मेरा स्क्रिप्ट है, उस पात्र के ऊपर है। उस पात्र से पूछा जाता है कि तुम किस देश के रहने वाले हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। कहता है देश मेरा एक राम है सॉरी देश मेरा एक राम है, तो मैं उसका हनुमान हूँ। चीर के देख लो सीना मेरा पूरा हिंदुस्तान हूँ। चीर के देख लो सीना मेरा पूरा हिंदुस्तान हूँ। ये उस पात्र का गाना है। और मैं सोचता हूँ कि
आज के हर युवा के पूछा जाए ईमानदारी से तो वो यही कहेगा। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। उसके बाद एक और आपकी फिल्म आई, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल। उसके बाद ऐसी कई और फिल्में बनी और लोगों ने बनाई, लेकिन सबसे पहले आपने बनाई। फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम जी। और अभी तक बहुत लोगों का मानना है कि इस सब्जेक्ट को लेकर, इस इंटरैक्शन को लेकर, ईस्ट और वेस्ट के इंटरैक्शन को लेकर इतनी जबरदस्त, इतनी बढ़िया फिल्म ना उसके पहले ना उसके बाद बनी। खैर ये मैं अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन ये था कि उपकार के बाद क्या कि किसान खेत छोड़ के शहर आ गया। अब समस्या सी ब्रेन ड्रेन की कि देश छोड़ के लोग विदेश जा रहे हैं, ज्ञान के लिए नहीं, विज्ञान के लिए जी। और वहां जाके बस रहे हैं। उनको वापस लाना है। सेवा तो मातृभूमि की करनी है। तो मैं तो विदेश गया भी नहीं था। तब तक आप विदेश नहीं गए? बिल्कुल नहीं गया था जी। हाँ, मैं जब पार्टीशन के बाद लाहौर से दिल्ली आया तो दिल्ली में लाहौर को मिस करता था। फिर बॉम्बे आया तो बॉम्बे से थोड़ी देर दिल्ली को मिस करता था। तो फिर मैंने कहा जो वो लोग वहाँ चले जाते हैं किसी मजबूरी के कारण, वो अपनी देश की मिट्टी को तो मिस करते होंगे। उस भावना से वो मैंने लिखा था। वहाँ की कल्चर क्या है, ना मुझे सड़कें पता थी, ना मुझे रेस्टोरेंट पता थे। उस भावनाओं से वो लिखी गई, वो फिल्म बन गई। और हमारे गुरुओं के गुरु वी शांताराम साहब ने वो फिल्म ओपेरा हाउस जाके देखी और मुझे फ़ोन किया कि मनोज ये फिल्में बन जाती हैं, ये बनाई नहीं जाती। But that was a brilliant film, and I agree entirely with Shantaram Sahab. लेकिन it was an inspired film. एक प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे चीज आपके अंदर? कुछ एक घटना तो परिवार में घटी थी, कुछ जो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताई, और फिर कुछ एक न्यूज़ थी हमारे डॉक्टर खुराना साहब की, हरगोविंद खुराना जी, जिनको नोबेल प्राइज मिला, जिनको यहाँ सुविधाएं नहीं मिली और वो चले गए। जी हाँ, ये भी था। और फिर अमेरिका में स्टूडेंट्स के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक मीटिंग थी कि आप यहाँ पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उस धरती, उस मट्टी, कभी सोचिए उसका भी कुछ आपने देना है। तो चीजें बन जाती हैं, चीजें बन जाती हैं। और हम अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहेंगे मनोज कुमार साहब के लंबे करियर के बारे में। हम दिस इज नॉट रियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज वर्क, इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही हैज डन इन हिज लॉन्ग करियर एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, एंड ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट possibly one of the best writers Bollywood has ever seen. Let's take a look, a very short look at the long, huge and hugely successfully brilliant career of Manoj Kumar Sahab. Let's take a look. बहुत ही पहचाना हुआ और बहुत ही हसीन और खूबसूरत शॉट मनोज कुमार साहब पियानो के ऊपर। कितनी बार आप पियानो के ऊपर फिल्माए गए हैं सर? मुझे 15 या 20 तो बाद याद है। यहाँ से आने से पहले याद था, या सब कुछ याद फिर आएगा यहाँ से जाने के बाद। पत्थर के सनम, आदमी, दो बदन, अपने हुए पराए, या ये पूछिए कि मैं पियानो पे कितनी बार बजाया गया हूँ। Wonderful. Really, you know, the trouble is, अभी हम लोग बात कर रहे थे जब ये फुटेज चल रही थी, उस वक्त आपने ये कहा कि बतौर भगत सिंह के रोल में, शहीद में, मोमबत्ती असल में हाथ के नीचे थी। जी, वो क्या करता, पहले उन्होंने कहा मिट्टी लगा लो, प्लास्टर लगा लो, कितनी देर चलेगा, हाथ जल गया था। हाथ असल में जल गया था।
भगत सिंह जब हमने बनाई शहीद तो उससे पहले 2 फिल्में बन चुकी थी और दोनों जी नहीं हाँ। चली थी. फॉर अस इट वॉज नॉट ए फिल्म और बिजनेस, फॉर अस इट वॉज ए ऑब्सेशन, इट वॉज ए मिशन कि वो नहीं चली. क्यों नहीं चली? ये करेक्टर ऐसा, ये कॉमरेड ऐसे थे कि इनकी फिल्म चलनी चाहिए. और ये फिल्म हमने शूटिंग की, आप हैरान होंगे कि लुधियाना जेल में कंडेम्ड सेल जो थे, कंडेम्ड सेल में शूटिंग की, रात को बैरक्स में शूटिंग की और टेनिस कोर्ट की लाइट के साथ और चौराहे की लाइटों के साथ. हमारे तो पैसा नहीं था, हमने 9.5 लाख में ये सारी फिल्म बनाई थी. और मैं 1.5 महीना जेल में ही था. कौन खाना खिला देता था, कौन नहीं, नहाना भी अंदर जेल में, सब कुछ यही था. और वो जो पूरे शॉट्स हैं आखिर के, जब वो हैंगिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे उसमें फांसी होने वाली है, मेरा रंग दे बसंती चोला जब चलता है, जी, वो फर्स्ट वो अगर कोई गलत बात है वो कोठड़ी से यूं ले जाते हैं, लेकिन मैंने जब लोकेशन देखी तो मुझे लगा यार हमारे पास म्यूजिक अच्छा, मैं जरा सिनेमैटिक लिबर्टी लेता हूँ और उसको मैंने ड्रामेटाइज किया था क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा था. मैंने ये जो बाद में बनी फिल्में राजकुमार संतोषी जी ने, मैंने फिल्में तो नहीं देखी लेकिन गाने देखे, उन्होंने भी जो लिबर्टी मैंने ली थी उसी चीज को लिया. That film has been blocked frame by frame exactly according to your film. और सत्यजीत साहब ने मुझे कहा, मुझे मुक्का मारा करते थे, इतनी शहीद का क्लाइमेक्स म्यूजिकली था सारा, लेकिन आई saw it for 32 times. 32 times. Satyajit Ray saw that entire sequence. But that was a brilliant sequence. And we'll try and show it to you again, all right? But that's very brilliant. I mean, and considering the techniques of those days, you were actually able to capture the mood and जो everything वो else. बेचारे अपाहिज हो जाते हैं और वो रेडी पे चलते हैं, तो कंडेम्ड सेल छोटा था और कैमरामैन लाइट कर देता था तो ट्रॉली पे मेरा पाँव होता था. तो कामनी जी आ रही हैं और मैं ट्रॉली पाँव से खींच रहा हूँ और मैं बीच में खुद इंक्लूड हो जाता हूँ. और ये हमने रियल लोकेल पे शूटिंग की. और फिर उपकार में मैं बंगलोज में और घरों में और होटलों में घुसा. शांताराम जी ने जब देखे कहाँ सेट लगाया, मैंने कहा जी मैं तो होटल में गया. कहने लगा वेरी गुड फॉर प्रोड्यूसर बट वेरी बैड फॉर स्टूडियो ओनर्स. तो ये जो आज जो प्रोड्यूसर को फैसिलिटीज हैं कि ये 4 दिन की डेट मिली, चलो फिर 4 दिन की उसी बंगलों में जाके कर लेंगे, होटल में कर लेंगे. दैट स्टार्टेड फ्रॉम उपकार. You went out of the studio. Yeah. You went out of the studio and right on to the street, on to the fields, जी. which was wow, which is great. And खुद अगर आप अपने काम को एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको कौन सी फिल्म से मिली? ये सभी कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे शोर बनाने में बहुत मजा आया. श्योर. वो एक डायरेक्टर के लिए बहुत कठिन पिक्चर थी. हाँ, उसने मेरे दिमाग की नसों को बहुत तोड़ा, लेकिन बड़ा मजा आता था. ये नहीं कि दूसरों में मजा नहीं आया, उनके साथ फ्लर्ट कर लिया, लेकिन एक छोटी सी कहानी कि बाप बेटा बोलता नहीं, बाप सुनना चाहता है. जिस दिन बेटा बोलता है बाप सुन नहीं सकता. दी एंड. But you also used a lot of new techniques in Shore. You brought मैं कैमरे से खुद करता हूँ. जी. वो ना मेरे कैमरामैन ने किया, ना मैंने किसी स्पेशलिस्ट से करवाया. वो कैमरे से मैं खुद ही करता था. और मेरे कैमरामैन मेरे को इजाज़त देते थे. मोस्ट ऑफ द शॉट्स जिनमें मैं एज एन एक्टर नहीं होता था, वो ऑपरेट भी मैं करता था. और छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने फाइट भी अपनी कंपोज खुद की. You choreographed the fight yourself. डांस मास्टर को सिर्फ इतनी परमिशन है कि मास्टर मुझे इस टाइप की मूवमेंट चाहिए. दे हैव नो राइट टू प्लेस द कैमरा. मुझे
गिला नहीं, शिकवा नहीं, मैं हैरान होता हूं कि जब सैड सॉन्ग भी डांस मास्टर पिक्चराइज कर रहे होते हैं और डायरेक्टर बाहर बैठे होते हैं या घर पे होते हैं। ये कुछ अच्छी बातें नहीं, संकेत अच्छा नहीं है। लेकिन मनोज कुमार साहब, आप आई थिंक यू आर पॉसिबली वन ऑफ द वेरी फ्यू डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स स्टिल अराउंड जो खुद लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं, खुद शूट भी करते हैं और माशाल्लाह खुद एक्ट भी करते हैं। एक दिन राय साहब कहने लगे, राज कपूर साहब जी, मैं उनको साहब जी बोलता था, वो प्यार से मुझे साहब जी बोलते कि साहब जी बताओ, बेस्ट स्टोरी राइटर आप, बेस्ट डायलॉग राइटर आप, बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर आप, बेस्ट प्रोड्यूसर आप, बेस्ट एक्टर आप, बेस्ट डायरेक्टर आप, बेस्ट, इतनी कैटेगरी में तो वर्ल्ड में किसी ने अवार्ड नहीं लिए जितने आपने लिए हैं। मैंने कहा जी आप लोगों से काम सीखा है, बस चल रहा है। धर्मेंद्र जी और आप तकरीबन एक ही वक्त पर आए बॉलीवुड में जी, और आप दोनों ने स्ट्रगल भी एक ही वक्त पर किया और बड़ी हंस के स्ट्रगल की। आजकल भी मिलते हो कि मिलना जुलना है कि नहीं, या कम हो गया काफी? नहीं, कम तो नहीं हुआ, कभी फोन पे एक दूसरे को गालियां वालियां दे लेते हैं जैसे पहले देते। धर्मेंद्र जी बहुत बड़े स्टार बन गए, एक्टर बने, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट नहीं करी, आप डायरेक्शन में आ गए, राइटिंग में आ गए। अब मेरे को डर है आप ये ना कहें कि धर्मेंद्र जी ने दूसरी शादी कर ली, आपने नहीं की। ये देखिए, ये अपने अपने अपना अपना नसीबा है, अपना अपना। पर कि धर्मेंद्र जी के दोनों सुपुत्र बड़े अच्छे कामयाब कलाकार हो गए, मेरे दोनों नहीं बने, तो ये तो अपने अपना नसीबा है साहब। बट धर्मेंद्र साहब, ही इज एन अमेजिंग मैन, इजंट ही? स्टिल वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। हमने स्ट्रगल की, लेकिन एक दुकान पे हमारा उधार खाता था, जहाँ मिसल पाव भजिया खाते थे, वहां मैं पहुंचा तो चिट्ठी लिखी हुई थी, मनु मैं आज की गाड़ी फ्रंटियर मेल से वापस जा रहा हूं। तो उन दिनों वो मटूंगा रेलवे क्वार्टर्स में किसी पहचान वाले के पास रहते थे। मैं वहां पहुंचा, बिस्तरा बन चुका था। मैंने कहा तू नहीं जाएगा? कहते मेरी नौकरी जाएगी। मैंने कहा तू नहीं जाएगा, 2 महीने मुझे दे दे। कहता तेरे पास पैसे कहाँ से? मैंने कहा देख, रंजीत स्टूडियो में घोस्ट राइटर में मुझे 3-4 सीन मिल जाते हैं महीने के, हफ्ते के, 11 रुपए पर सीन, दुकान पे अपना उधार चलता है, 2 महीने तू मेरे लिए रुक जा। बिस्तर खोल दिया, उसकी भी आंखों में आंसू, मेरी भी आंखों में आंसू, जप्फी डाली, और तीसरे दिन हम दोनों को 2-2 पिक्चरें मिल गई, सेम दोनों। एंड इट सो हैपेंड। And therefore, the fact that we have Dharamji, the Dharamji today, is because of you. Because you prevented him from going back. Prarabdh. His prarabdh. I agree. His prarabdh. I agree. But at the same time, you stopped him. Yeah, I stopped him. But that way, you made the careers of a lot of other people. Isn't that right? बहाना होता है, साधन होता है, बनाने वाला तो अपनी प्रारब्ध लेके आते हैं सब। Is there anything that you are disappointed with? किसी चीज जो नहीं बन पाई अभी तक, जो ख्वाहिश रह गई हो दिल में कि यार ये अगर हो जाता? राजेश जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूंगा, पहले भी कह चुका हूं। मैं 1956 में बॉम्बे आया तो 2 लक्ष्य लेके आया था, एक हीरो बनना है और 3 लाख रुपया कमाना है। 1 लाख माता पिता के लिए, 1 लाख भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। मैंने जिंदगी में उसके आगे कुछ सोचा ही नहीं, बाकी सब कुछ बोनस है। जिंदगी में पहली फिल्म मैंने 10 साल की उम्र में दिलीप साहब की देखी थी, उनका मैं फैन था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ कभी काम करूंगा। फिर परमात्मा ने वो वक्त भी दिया कि मैंने दिलीप साहब को एज ए प्रोड्यूसर साइन किया और उनको डायरेक्ट भी किया, और एज ए को स्टार उनके साथ एक फिल्म में भी आए। तो मैं और प्रभु से क्या मांगू, कितनी लालच है। आई मस्ट स्टिक टू माई नीड, ग्रीड हैज नो एंड।
I must stick to my need. Greed has no end. Absolutely on the button. आपका पैदाइशी नाम हरकिशन गोस्वामी था। हरिकृष्ण गोस्वामी। और आपने फिल्म देखी शबनम। और उसमें दिलीप साहब का नाम मनोज था। जी। तो आपने भी अपना नाम बदल लिया। मैंने उसी वक्त तय किया था। इसमें एक थोड़ी सी बात है कि दिलीप साहब का या मुझे या और मेरे साथी कलाकारों को याद नहीं होगा कि उनकी कौन सी पिक्चर में क्या क्या नाम था, लेकिन शाबाश एक उस बच्चे को दीजिए 11-12 साल को, उस हरिकिशन को, कि जिसने उस वक्त तय कर लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा तो मैं अपना नाम मनोज रखूंगा। उस बच्चे को मैं भी भूल जाता हूं, आप लोग भी भूल जाते हैं। और ये फिल्म आपने लाहौर में देखी कि अहमदाबाद में देखी? मैंने दिल्ली में देखी। दिल्ली में? तब तक आप दिल्ली आ गए थे? टॉकीज में। जी, मिनरवा टॉकीज। तब तक आप दिल्ली आ गए? दिल्ली आ गए थे। तब तक पार्टीशन हो चुका था? हाँ, मैं दिल्ली आया। पहली फिल्म उनकी जुगनू 51 हफ्ते में चल रही थी। जी, आजकल अगर 51 दिन पिक्चर चल जाती है तो डायमंड के पता नहीं क्या क्या जुबली बन जाती है। नहीं, मेरा ख्याल 51 शो चल जाता। Isn't that amazing from your time, you know? जब आप पहले जी त्यौहार होते थे कि आज प्रीमियर है तो घर वाली नई साड़ी बनाती थी, फिर जुबली फंक्शन होते थे, लगता हाँ जी आज तो नया सेट बनेगा, नहीं ये वो साड़ी नहीं पहनेंगे, वो तो उस फंक्शन में पहनी थी, आज नया सेट होना चाहिए। आज कुछ बिखरा बिखरा हो गया, ना प्रीमियर होते हैं ना फंक्शन होते हैं। हाँ, आजकल अवार्ड फंक्शन बहुत होने लग गए हैं। आज की जो फिल्में बन रही हैं उनमें से कोई खास फिल्म जो आपको पसंद आई हो पिछले 4 या 5 वर्षों में? मुझे साहब मुन्ना भाई MBBS ने निहाल कर दिया। मैं बहुत मजा आया। राइटिंग, एक डायलॉग, परफॉर्मेंस, एक नई टाइप की पिक्चर। लगा कि काश ये पिक्चर मैंने बनाई होती। वाह, वंडरफुल। ये दत्त साहब को आपने कहा, संजू काका को कहा कि नहीं? ये नई पौध मेरा ख्याल है ज्यादा टाइम हवाई जहाजों में रहती है और मैं ठहरा धरती पर। बहरहाल मैंने अपने बेटे कुणाल से कहा था, मैंने कहा बेटे जरा मेरा मैसेज दे देना, तो मैसेज मिल गया उसको। सर, आप एक जमाना था कि आप, मुझे अभी तक याद है क्योंकि हम लोग उस वक्त दिल्ली में थे, बच्चे थे, आप सविताबेन जी के लिए कैंपेनिंग करने जरूर आया करते थे करोल बाग कॉन्फ्रेंस। एक बार सिर्फ पटेल दिल्ली में, एक बार पटेल नगर गया था। जी। कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग के लिए आए थे? मैं अपनी माता के लिए आया था। कैंपेनिंग मैंने कैंडिडेट्स की है, दोस्तों की की, मैंने किसी पार्टी की नहीं की। आज की तारीख में सर भारतीय जनता पार्टी में हैं? मैं? जी नहीं जी, मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूं। मेरी पार्टी देश है। ये बीच में बड़ी खबर आ गई थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब खबरें तो बहुत छपती हैं, अब सबको मानने लग जाएं तो फिर तो। और हाँ, मेरे व्यक्तिगत रूप में अडवाणी जी से, अटल जी से 1964-1965 से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और मुझे वो उनसे बहुत स्नेह और मिलता है, बहुत प्रेरणा ली है मैंने उनसे। पार्टीशन के बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी हुई वो देखी है, जी है। आज जो दोस्ती बन रही है वो भी आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि अभी हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए और आगे चलकर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी करने के लायक नहीं हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि जंगें हुई, ये ऐतिहासिक फैक्ट है, लेकिन जंग करवाई किसने और अभी तक कश्मीर का मसला जिंदा किसने रखा है? ना पाकिस्तान ने ना हिंदुस्तान ने। वो फिर तीसरी ताकत है, उसका ना हिंदुस्तान आज कुछ कर सकता ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है, नहीं तो ये मसला कब का खत्म हो चुका होता। आप ये समझते हैं कि अभी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती की बात हो रही है,
पाकिस्तान का अवाम तो हिंदुस्तान को भाइयों से बढ़ के मानता है। ये जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि हमको फ्रेंडली रिलेशन रखने चाहिए पाकिस्तान के साथ, नहीं, फ्रेंडली नहीं, ब्रदरली, वी आर ब्रदर्स, हम एक सभ्यता से हैं। मैं सरकारों की बात कर रहा हूं सर। ये उधारी सरकारें हैं, ये जो मिले जुले गठबंधन की सरकारों का रिवाज चला है, स्टेटों में लड़ते हैं, सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं, आज एक बयान देते हैं, कल दूसरे बयान देते हैं। तो इससे आज 14-15 साल का लड़का जिसने अपने लिए लक्ष्य ढूंढना है, वो किस नेता को फॉलो करे? बीजेपी को फॉलो करे तो बोलेंगे ये तो फंडामेंटलिस्ट है। तो क्या मुस्लिम लीग में जाए जिसने देश का बंटवारा किया तो सेकुलर हो जाएगा? तो लालू प्रसाद जी के पास जाए, मुलायम सिंह जी के पास जाए, किसके पास जाए? अकालियों के पास जाए, तो हर तरफ से उसको मार है। आज का 14-15 साल का नौजवान किसको पंडित नेहरू माने या महात्मा गांधी माने या मौलाना आजाद माने या सरदार पटेल माने? मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, और इस कदर इतने खुले दिल से, इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से हमसे बात करने के लिए और भी ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मैं तो जी ये कहता हूँ कि है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का बात सुनाता हूँ, भारत प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मनोज जी ने अभी तक जो कुछ भी कहा और आपने जो कुछ भी सुना उसके बारे में अगर विस्तार से कुछ कहना चाहें तो जरूर लिखें। यू नो आवर ईमेल एड्रेस, तो प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स एंड वील ट्राई एंड रीड देम आउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन अब वक्त है इस स्पेशल प्रोग्राम में आपसे विदा लेने का, और फिलहाल इस स्पेशल प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप देखते रहिए सारा समय मुंबई, ताज़ा तरीन खबरों के लिए। सहारा प्रणाम।